लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को, जो कि रहने वाली है आपकी ईमेल का पार्ट 4। और इस क्लास के साथ ही आपका जो ईमेल का टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही इस क्लास में ही मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा। जो भी 2023 में जितने भी ईमेल के क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस में इस क्लास में लेकर के आया हूं। जितने हो जाएंगे उतने मैं करा दूंगा, बाकी आपको होमवर्क के लिए दूंगा। क्वेश्चंस को करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम थ्योरी तो पढ़ते हैं और हमें समझ में भी आती है, लेकिन जब हम सवाल को देखते हैं तो हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लैंग्वेज कहना क्या चाह रही है, आखिर सवाल में पूछा क्या गया है। तो वो चीज भी हम यहाँ पर आज की क्लास में समझ रहे होंगे और इस क्लास को करने के बाद ईमेल चैप्टर की आपकी तरफ से टेंशन खत्म हो जाएगी, यानी कि फिर आप किसी भी पेपर में बैठ जाना है ना, और आप देखोगे कि ईमेल का सवाल आप गलत नहीं करने वाले, बशर्ते आपने ये चारों क्लासें बहुत ध्यान से देखी हो। अब कुछ बच्चों का कहना होगा कि सर क्या एक सवाल के लिए हमें इतना पढ़ना पड़ेगा? तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। अगर आप चाहते हो कि मैं सिलेक्शन लेने में कोई कमी मेरी तरफ से ना रहे तो आपको चीजें करनी होंगी। ऊपर ऊपर से मैं चाहूं तो 30 मिनट में आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बता सकता हूं जिसमें 90% चांसेस है कि सवाल आएगा आपके पेपर में, लेकिन वो जो 10% है ना, और जब नसीब खराब चल रहा होता है तो सवाल फिर उसी 10% से आता है। आपने अक्सर देखा होगा, ये कहते हैं ना कि किसमें गरीबी में आटा गीला, है ना, कंगाली में आटा गीला। तो जब कंगाली चल रही होगी तभी आटा गीला होगा, जब तुम्हारे यहाँ ऑलरेडी बहुत सारा आटा रखा है तो वो कभी गीला नहीं होता। तो इसलिए आपको कोई भी कमी नहीं छोड़नी है अपनी साइड से, है ना। हमें हर उस परसेंटेज तक, अगर 0.0001% भी है ना, तो वो भी हमें मेहनत करनी है और बिल्कुल भी चांस नहीं छोड़ना है कि मेरा सिलेक्शन किसी भी कारण से रुके। ठीक है दोस्त, क्योंकि बहुत सारे आपके पूरे परिवार की आपसे उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, आपके कुछ खास लोगों की आपसे उम्मीदें जुड़ी हुई हैं और आपके खुद के भी सपने हैं। क्योंकि एक एज होती है जहां पर आप चीजें कर सकते हैं, उसके बाद आकर के प्रेशर इतना बढ़ता जाता है कि हम नहीं कर पाते। तो बिल्कुल शुरू करते हैं क्लास को ईमेल का पार्ट 4 है। क्लास को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपके 2-3 डाउट लेना चाहूंगा कि जो हमारा डेमो 3 था उसमें थोड़ी सी स्पीड मेरी ज्यादा हो गई थी बिल्कुल एंड में, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत सरल चीजें हैं, व्हाट्सअप जैसी चीजें हैं, रिप्लाई क्या होता है, फॉरवर्ड क्या होता है, तो शायद आप लोग बहुत जल्दी से कैच कर लेंगे। बट नहीं, कुछ बच्चों का कहना था कि नहीं सर आपकी स्पीड तेज थी, और फिर मुझे भी रियलाइज हुआ कि हाँ, तो बिल्कुल आज की इस क्लास से आप पाएंगे कि आपको स्पीड की शिकायत आगे से नहीं मिलेगी, है ना। ये मेरा आपसे वादा है। बाकी अगर कभी थोड़ी सी ऊंच नीच होती है तो मुझे बता देना, है ना। बाकी कोशिश खुद से भी ऐसे ही किया करो कि थोड़ा सा खुद का भी लेवल अप करो, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग सेंटर पे जाओगे और आपको वहां पर जो भी आपके उस्ताद वगैरह समझाएंगे, या जब आप एक अच्छी पोस्ट पर जाओगे और वहां पर जब आपके सीनियर आपसे कोई बात कहेंगे, तो वो आपको 10 बार रिपीट नहीं करेंगे एक चीज को, आपको एक ही बार में समझनी होगी। कहते हैं ना समझदार को इशारा काफी होता है, तो वो समझदार आपको बनना है, अपनी कैचिंग पावर आपको थोड़ी सी बढ़ानी है। ठीक है, बाकी वो धीरे धीरे आप पढ़ते रहेंगे तो वो भी बढ़ जाएगी। ओके, तो स्पीड की समस्या आपको आगे नहीं आने वाली। इसके बाद एक बहुत बड़ा डाउट आप सभी के बीच में आ रहा है कि सर नोट्स कैसे बनाएं। तो भाई ये तो देखो, ये कोई सवाल है ही नहीं। नोट्स बनाने वाले साथी नोट्स बना रहे हैं, डाउट वाले एंड तक भी डाउट में ही रहेंगे। तो नोट्स एक ऐसी चीज होती है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार आप अपने अकॉर्डिंग बनाओ। कुछ बच्चे जैसा लिखा है वैसा का वैसा लिखना चाहेंगे, कुछ बच्चे शॉर्ट नोट्स बनाना चाहेंगे, कुछ बच्चे अपने हिसाब से, अब रिप्लाई है तो क्या आपको रिप्लाई के आगे की पूरी लाइन लिखने की जरूरत है? नहीं। आप जानते हो रिप्लाई क्या होता है, आप जानते हो फॉरवर्ड क्या होता है, तो मत लिखो, या ऐसे लिखो जो तुम समझ लो। आपको वो किताब बना करके बेचनी तो है नहीं किसी को, तो इस तरह से नोट्स बना लो कि तुम उसे समझ सको, जब पेपर तुम्हारा हो तो तुम उसे कम समय में रिवाइज कर सको। ठीक है, इसके अलावा बाकी जैसा उतारना चाहते हो उतार सकते हो। और जो साथी, दूसरा एक बहुत बड़ा डाउट आता है कि सर आप इतनी, मतलब आप तो पढ़ाते हैं तो होता है क्या है कि हम साथ के साथ नोट डाउन नहीं कर पाते। तो भैया अगर आपको साथ के साथ नोट डाउन करना है तो आप रिकॉर्डेड क्लास में, रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास देखिए। लाइव में ये संभव नहीं है कि मैं इतनी देर तक रुका रहूं कि आप उतार लो। ठीक है भैया, क्योंकि जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है ये हाथ से लिखकर पढ़ाने वाला नहीं है, यहाँ पर समझाने वाली चीजें ज्यादा हैं, प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा है। तो जितने ज्यादा ध्यान से आप एक बार देख लोगे तो हो सकता है कि आपको उतारने की जरूरत भी ना पड़े, और अगर आपने उतार लिया तो वो सोने पे सुहागा हो गया, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है,
इसके बाद तीसरा डाउट आज से आएगा आपका कि सर जिस डाउट ग्रुप से हम जुड़े हैं उस डाउट ग्रुप में मैसेज कैसे करें, हम अपना डाउट कैसे पूछें। कई सारे दोस्त मैं देख पा रहा हूं आप में से कि भैया यहां पर बहुत सारे डाउट पूछ रहे हैं, है ना। तो मैं बताना चाहूंगा कि सिर्फ मैं ही नहीं, कोई भी टीचर लाइव क्लास में आपके डाउट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि क्लास आपको पढ़ाने के लिए है, डाउट क्लियर करने के लिए डाउट ग्रुप है आपका, ठीक है। तो जो भी डाउट आपका बनता है वो आप डाउट ग्रुप, टेलीग्राम डाउट ग्रुप में पूछेंगे। जुड़ कैसे सकते हैं, तो जहां पर आपने रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन में माय कोर्स में जाकर के और लाइव क्लास में जाकर यहाँ पे क्लास देख रहे हो, वहीं पर आपको एक टेलीग्राम का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके, टेलीग्राम पर क्लिक करके आप डायरेक्टली डाउट ग्रुप में जुड़ जाओगे। अब कई सारे साथी जुड़ तो चुके हैं लेकिन उनका मैसेज नहीं जा रहा उसमें, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे ही वो डाउट ग्रुप आपका ओपन होता है ना, संडे को नहीं होता। दूसरा, रात में 8 पीएम से 10 पीएम के बीच ही होता है, यानी कि 8 से 10 के अलावा आप और किसी टाइम पर उस डाउट ग्रुप में मैसेज नहीं कर सकते, जिसका कारण यह है कि आपका जो ध्यान है वो पूरा पढ़ाई की तरफ केंद्रित रहे। ऐसा ना हो कि कहीं आप दोपहर में 2 बजे जाकर के देख रहे हो कि किसने क्या मैसेज करा है, कि चलो मैं किसी से बात कर लेता हूं, नहीं, ठीक है। 8 से 10 आपका डाउट ग्रुप ओपन होगा। इसमें भी एक और कंडीशन है कि 1 घंटे में आप एक ही मैसेज भेज पाओगे, 1 आवर्स में ओनली 1 मैसेज, है ना। 1 घंटे में आप सिर्फ और सिर्फ एक ही मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। तो अब आप कहेंगे सर हमारे अगर एक से ज्यादा डाउट है तो वो हम कैसे क्लियर करेंगे। एक पेज लो, उस पर पूरी बात लिखो और उस मैसेज को भेज करके सभी टीचर्स को टैग कर दो, ठीक है। ऐसा क्यों है कि 1 घंटे में एक ही मैसेज हम भेज पा रहे हैं, क्योंकि भाई आपको डिस्टर्ब नहीं होना। डाउट ग्रुप आपके डाउट को क्लियर करने के लिए किया गया है, ना कि आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि आप आपस में बातचीत करो कि तुम कैसी हो कि मैं कैसा हूं, है ना। तो वो चीजें आपको ना कर पाओ इस वजह से। बाकी आप सभी को पता है कि बहुत ज्यादा मैसेजेस होते हैं, हम लोगों के लिए भी रिप्लाई कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो लिमिटेड अगर होंगे तो बच्चा फिर वही बात करेगा जो जरूरी है, गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं कर पाएगा, ठीक है। 1 घंटे में एक मैसेज जाएगा, दूसरा मैसेज दूसरे घंटे में जाएगा। एक बच्चा एक दिन में 2 ही मैसेज भेज सकता है। इसके अलावा डाउट ग्रुप में एक ही मैसेज क्यों जाता है ये मैंने बता दिया कि आप लोग फालतू की बातें ना कर पाए, सिर्फ और सिर्फ काम की बातें करें। बाकी जो भी डाउट आप जिस भी टीचर से पूछना चाहते हैं उस डाउट को लिख करके आपको क्या करना है कि उस टीचर को टैग कर देना है। टैग कैसे करते हैं, तो @ का साइन आप बनाएंगे और @ का साइन बना करके आप, जैसे आपको राहुल सर को टैग करना है तो आप RAH लिखेंगे ना, है ना। तो ऊपर यहां पर अपने आप ही उनका नाम शो होने लगेगा और आप उस पर क्लिक कर देंगे तो टैग हो जाएंगे वो, ठीक है। इसके बाद अगर आपको मुझे टैग करना है तो आप जैसे ही लिखेंगे शिवम, है ना, तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा, फोटो आ जाएगा, जो भी नाम आ जाएगा, मेरी यूजर आईडी आ जाएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। अब शिवम तो बहुत सारे हो सकते हैं उस ग्रुप में, तो फिर ये पूरी आपकी क्या है, ये है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर टैग कर सकते हैं। बिना टैग किए आपको शायद टीचर रिप्लाई ना कर पाए, क्योंकि मैसेज ग्रुप में होंगे 5000 10,000, हम सारे मैसेज नहीं देख पाते, हम सिर्फ वही मैसेज देख पाते हैं जो आपके हमें टैग होते हैं, 500 हो, 200 हो, 100 हो, उन सभी को। क्लियर है। तो ये सारी बातें मैंने इसलिए क्लियर की कि आप बार बार इन्हें लेकर के परेशान ना हो। बाकी ये चीजें हम रोज रोज डिस्कस नहीं करेंगे, आज मैंने आपको एक बार बता दी है। और एक बात और मैं शुरू होते ही बताना चाहूंगा कि कोई भी लड़का किसी भी बहन को, किसी भी लड़की को, किसी भी बेटी को मैसेज पर्सनली नहीं करेगा किसी भी प्रकार का। यदि वो ऐसा करता है तो उसकी यूजर आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, उसका जो भी आपका आईडी होगी हमारे पास आएगी, उसका बैच भी कैंसिल किया जाएगा और उसे रिफंड भी नहीं मिलेगा। तो प्लीज जो भी आपकी बातचीतें हैं, जो भी आपका डाउट है, वो आप सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम डाउट ग्रुप में ही पूछें, किसी भी लड़की को कोई भी पर्सनल मैसेज ना करें, ठीक है। शुरू करते हैं क्लास को और उसके आगे हम देखते हैं एक बहुत ही प्यारी बात यहां पर लिखी है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, है ना। तो आप में से कई सारे दोस्त ये सोच रहे हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो बहुत टाइम है। तो भाई मैं बताना चाहूंगा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। जैसे आपके जीवन के जो जनरल वाले हैं, हो सकता है 25 साल एज होती है, बहुत से 24 के होंगे 25, जैसे आपके जीवन के 20-25 साल गुजर गए, वैसे ही ये 6 महीने, ये साल भी कब गुजर जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और पेपर आपकी चांद पर होगा और तब आपको लग रहा होगा कि नहीं, मैंने समय गलत बर्बाद कर दिया। तो आपको देखो, ये जो लाइन है ना, बहुत कुछ सिखाती है हमें। एक राजा था, उसने अपने एक उससे कही थी मंत्री से कि एक ऐसी लाइन बताओ जिसे मैं जब दुखी होऊं तो पढ़ूं तो खुश हो जाऊं, और खुश होऊं तब पढ़ूं तो दुखी हो जाऊं। तो उसने क्या बताया, उसने एक लाइन लिख दी आपकी कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो बहुत ही प्यारी लाइन है, बट इससे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए कि भाई समय कभी भी स्थिर नहीं रहता।
चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो। अगर आपका भी बुरा वक्त चल रहा है तो ये वक्त गुजर जाएगा, परेशान मत हो, मोटिवेट हो जाओ इस बात से। और जब तुम समय क्या कर रहे हो, बिगाड़ रहे हो, तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है अपने दिमाग में कि ये वक्त अगर गुजर गया तो जिंदगी बार बार मौके आपको नहीं देगी। ये बहुत ही बड़ी गोल्डन चांस है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसे आपको अपने हाथ से नहीं जाने देना। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं क्लास को। और हम यहां पर जानते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो ईमेल होता है ना हमारा, इसे भेजने की कुछ रूल्स होते हैं। तो ईमेल से संबंधित कुछ प्रोटोकॉल्स होती हैं। मेनली जो हम प्रोटोकॉल जानते हैं वो 3 होती हैं। कौन कौन सी ना? ईमेल से रिलेटेड कुछ प्रोटोकॉल्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो एक तो इसमें थी हमारी एसएमटीपी प्रोटोकॉल। मैंने लास्ट क्लास में इनकी फुल फॉर्म आपको बताई थी, तो मैं चाहूंगा कि अगर आपको इनकी फुल फॉर्म याद है तो आप बता दें, नहीं याद तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एसएमटीपी फुल प्रोटोकॉल, एक होती है पीओपी प्रोटोकॉल, और एक होती है आपकी आईएमएपी प्रोटोकॉल। कौन सी? आईएमएपी प्रोटोकॉल। तो एसएमटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? आप कहेंगे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और सिंपली कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ ये पूछ लेगा एसएमटीपी से आप क्या समझते हैं, एसएमटीपी की फुल फॉर्म क्या है, या फिर एसएमटीपी कौन सी किससे संबंधित है, इंटरनेट की प्रोटोकॉल है, ईमेल की प्रोटोकॉल है, कैसी प्रोटोकॉल क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कि प्रोटोकॉल आर सेट ऑफ रूल्स, यानी कि नियमों के समूह को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, पीओपी की फुल फॉर्म आपसे पूछता है, तो पीओपी की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होती है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और आईएमएपी की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? तो हम कहेंगे इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये उतनी बात हो गई जितनी हमने लास्ट क्लास में आपकी की थी। अब कई बार सवाल पूछा जाता है कि मेल को भेजने के लिए, मेल को ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना होगा कि जो एसएमटीपी प्रोटोकॉल है, इसका प्रयोग मेल को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, या मैं कहूं मेल को भेजने के लिए किया जाता है ना? उसकी फुल फॉर्म में ही लिखा हुआ है ट्रांसफर, तो आप वहां से समझ सकते हैं कि भेजने के लिए किया जाता है। ठीक है, जबकि जो पीओपी और आईएमईपी है, ये दोनों ही प्रोटोकॉल, इन दोनों का प्रयोग, इन दोनों प्रोटोकॉल का प्रयोग, इन दोनों प्रोटोकॉल का प्रयोग मेल को रिसीव करने के लिए किया जाता है ना? तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक की सभी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और स्पीड से संबंधित भी कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है दोस्त, तो एक बार मुझे सभी दो भाई कंफर्म कर देंगे, सभी दोस्त मुझे कंफर्म कर देंगे कि क्या यहां तक की बातें आपको क्लियर है ना? कोई भी समस्या नहीं है। ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल एसएमटीपी, पीओपी, आईएमईपी। कई बार सवाल पूछा जाता है, मैं आपसे पूछता हूं कि बताएं दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सी प्रोटोकॉल ईमेल से संबंधित नहीं है। मेरे सवाल को दोबारा सुनेंगे, बताएं दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सी प्रोटोकॉल का संबंध ईमेल से नहीं है। ओके, और मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ईमेल में लिख देता हूं, से संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है, ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है। ऑप्शन ए है आपके सामने एफटीपी, ऑप्शन बी है आपके सामने एसएमटीपी, ऑप्शन सी है आपके सामने एसटीटीपी, और ऑप्शन डी है आपके सामने ए एंड सी बोथ। बताओ क्या होगा इसका आंसर? दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सी प्रोटोकॉल ऐसी है
जो आपकी ईमेल से रिलेटेड नहीं है। तो हमने ईमेल से रिलेटेड कौन सी पढ़ी थी? 3, एसएमटीपी, पीओपी, आईएमएपी और एक और मैं भी आपको पढ़ाऊंगा एमआईएमई। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ना तो एफटीपी का संबंध है इससे, ना एसटीटीपी का संबंध है इससे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जितने भी दोस्त डी आंसर कर रहे हैं वे सभी के सभी सही है। अब कई बार क्या होता है कि एग्जाम हॉल में हमने चीजें पढ़ी तो बहुत होती हैं, बट हम इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि जैसे ही सवाल आया ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है और हमने ए ऑप्शन देखा और हम खुश हो गए, ओहो मिल गया आंसर, और हमने डायरेक्ट आगे लगा दिया ए। जबकि आप कुछ हद तक तो सही थे कि हाँ सही बात है एफटीपी, बट आपने सवाल को पूरा नहीं पढ़ा, आपने चारों ऑप्शन ही नहीं देखे। तो ये गलती आपको नहीं करनी। जब भी जो भी सवाल आपके सामने आए, किसी भी विषय का सवाल आपके सामने आए, आपको पूरा सवाल बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही उत्तर लगाना है। ठीक है, ये चीजें धीरे धीरे प्रैक्टिस में आप सीख जाएंगे, बाकी मैं आपको गाइड करता रहूंगा अच्छे से। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया यहाँ से। ओके, इसके बाद मैंने आपको बताया ईमेल से रिलेटेड प्रोटोकॉल, एक एसएमटीपी है, एक पीओपी है, एक आईएमएपी है, एक और होती है एमआईएमई प्रोटोकॉल। कौन सी? एमआईएमई प्रोटोकॉल। अगर मैं आपसे कहूं चाहे वो दिल्ली पुलिस 2020 हो, 2022 वाले हो, एडब्ल्यूटीपी या 2023 हो, एमआईएमई प्रोटोकॉल से रिलेटेड कुछ भी आपसे अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन आगे पूछे जाने की संभावना है। तो बिल्कुल वही चीज मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। कई बच्चों का कहना था कि सर हमने परिणाम बैच से पढ़ा हुआ है, कि सर हमने आपसे पुराने वाले बैच में पढ़ा था, तो क्या हम इसमें भी पढ़े नहीं पढ़े? भैया देखो, चीजें अपडेट होती हैं, है ना। चीजें अगर मैं आपको दोबारा पढ़ा रहा हूं तो भैया बिल्कुल मैं मेहनत करके आ रहा हूं आपके लिए, तभी पढ़ा रहा हूं। क्योंकि अगर मुझे आप लोगों को 100% में अगर छाती ठोक के ये कहता हूं कि हाँ जी जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे आएगा, तो उसके पीछे बहुत मेहनत होती है तब, है ना। तो इसलिए जो बच्चे इस डाउट में रहते थे कि भैया लें या ना लें, तो बिल्कुल आपने अगर, अब आप सभी तो बैच के अंदर ही एनरोल कर चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना जरूरी होता है अपडेटेड कंटेंट को पढ़ना। एमआईएमई प्रोटोकॉल क्या है आपकी? तो एमआईएमई की फुल फॉर्म होती है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। क्या होती है? मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होती है। और इस प्रोटोकॉल का प्रयोग जो मेल में किसी फाइल को अटैच करते हैं ना, जो हमारा मेल है उसमें कोई ऑडियो भेजनी है, कोई वीडियो भेजनी है, कोई सॉन्ग भेजना है, तो उसे अटैच करने के लिए जो प्रोटोकॉल होती है, अटैच करने में जो मदद करती है, वो एमआईएमई प्रोटोकॉल है ना। तो अटैचमेंट चाहे वो टेक्स्ट वाला हो या नॉन टेक्स्ट हो, यानी कि ऑडियो वीडियो फाइल्स जेपीजी, यानी कि इमेज के लिए एमआईएमई प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जहां पर भी अटैचमेंट शब्द आ जाएगा कि किसी भी फाइल को अटैच करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाएगा, तो वहां पर हमारी एमआईएमई प्रोटोकॉल काम कर रही होती है। कोई दिक्कत यहां तक? चलें, इसके बाद एक और चीज आपसे पूछी जाती है, ईमेल पोर्ट नंबर। हालांकि पोर्ट नंबर का जो टॉपिक है वो मैं आपको लास्ट में जब इंटरनेट वगैरह वाले टॉपिक पढ़ेंगे तब भी बता रहा हूँगा, बट अभी आपको सिंपली इतना याद रखना है कि एसएमटीपी जो प्रोटोकॉल थी आपकी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका पोर्ट नंबर कितना होता है? तो इसका पोर्ट नंबर 25 होता है। कितना होता है? 25। ठीक है, पीओपी का पोर्ट नंबर कितना होता है आपका? तो पीओपी का पोर्ट नंबर हमारा होता है, यानी कि जो पीओपी प्रोटोकॉल है ना, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसका पोर्ट नंबर 110 होता है। और आईएमईपी जो प्रोटोकॉल है इसका पोर्ट नंबर 143 होता है। और ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। कुछ भी नहीं पूछेगा आपसे, ये नहीं पूछेगा कि पोर्ट नंबर होता क्या है, आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि एसएमटीपी का पोर्ट नंबर क्या है, आईएमईपी का पोर्ट नंबर क्या है, और पीओपी का पोर्ट नंबर क्या है। तो एसएमटीपी का 25, पीओपी का 110 और आईएमईपी का 143। एमआईएमई का कोई पोर्ट नंबर नहीं होता। एमआईएमई जो प्रोटोकॉल है इसका कोई भी पोर्ट नंबर नहीं होता। पोर्ट नंबर की कैसे? जैसे कि होता क्या है कि आप देखेंगे कि जो शिप वगैरह होती हैं, तो जब शिप आपकी कहाँ बंदरगाह पर पहुंचती हैं उसे पोर्ट ही तो कहते हैं। तो किस पोर्ट पर पहुंच रही, किस नंबर के बंदरगाह पर पहुंच रही हैं, तो बांट दी गई हैं चीजें। ऐसे ही प्रोटोकॉल को भी क्या है, ऐसे नंबर दे दिए गए हैं आपके, तो आपको पोर्ट नंबर दे दिए गए हैं कि कौन सी प्रोटोकॉल का संबंध किस पोर्ट नंबर से है। तो ये चीज जब मैं आपको आगे इंटरनेट वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा पूरी तरह विस्तार में तब बताऊंगा। अभी आपको सिंपली इतना सा जानना है कि एसएमटीपी का पोर्ट नंबर 25 है, आईएमईपी का पोर्ट नंबर 143 है और पीओपी का पोर्ट नंबर हमारा 110 है। ठीक है, चलो इसके बाद भैया जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं प्लीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, बार बार सारी चीजें नहीं बताई जाएंगी, लेकिन अगर आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप अपने फोन को ऐसे रख करके पढ़ा करो, ना कि ऐसे।
अगर आपका हाथ कीबोर्ड पर ही रहेगा तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे, मैं जो भी बोल रहा हूं। और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली मेरी क्लास में क्या है कि मैं आपको क्लास में ही याद कराने की कोशिश करूंगा और याद हो भी जाएंगी, क्योंकि प्रैक्टिकल से चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोग फ़ोन ऐसे पकड़े हो तो उसे सामने रख दो और ध्यान से पढ़ो। बातचीत आपस में कतई भी ना करें, किसी भी प्रकार की ना करें। कोई भी डाउट कॉपी पेस्ट ना करें। डाउट है टेलीग्राम डाउट ग्रुप में पूछो, मैं सभी के जवाब दूंगा और सभी टीचर्स अपने अपने डाउट के जवाब देंगे। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ईमेल की कुछ लिमिट होती है। क्या है कि हम एक दिन में कितने ईमेल भेज सकते हैं, ये डाउट आपके मन में आया होगा कई बार, है ना, लेकिन पता नहीं था। तो बिल्कुल, अगर नॉर्मल तरह से मैं बात करूं कि मान लो मैंने कोई मेल आईडी बना ली और उस मेल आईडी से मैं किसी को मेल भेजना चाह रहा हूं, ठीक है, तो होगा क्या कि जब मैं उस नॉर्मल मेल आईडी से मेल भेजूंगा तो एक दिन में मैक्सिमम 500 ईमेल भेज सकता हूं। कितने? मैक्सिमम 500 ईमेल हम यहां पर भेज सकते हैं। तो गूगल हमें मानक जीमेल खाते के साथ प्रतिदिन 500 ईमेल और मतलब नॉर्मल जो होगा फ्री वाला उसके साथ 500 ईमेल और भुगतान किए गए गूगल वर्क स्पेस के खाते के साथ प्रतिदिन 2000 ईमेल भेजने की अनुमति देता है। यानी कि जैसे आपने देखा होगा जीमेल पर हमें 15 जीबी का स्टोरेज मिलता है, लेकिन अगर हमें वो स्टोरेज बढ़ाना है तो गूगल हमसे पेमेंट मांगता है, भुगतान मांगता है। वैसे ही अगर हमें एक दिन में 500 मेल भेजने फ्री होंगे, बट अगर मैं इसकी पेड सर्विस लेना चाहूँ गूगल की, तो वहां पर फिर हम एक दिन में 2000 मेल तक भेज सकते हैं। और गूगल की जो पेड सर्विस होती है उसे हम गूगल वर्क स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? गूगल वर्क स्पेस। जीमेल फ्री सर्विस स्टैंडर्ड जीमेल अकाउंट कहते हैं और जीमेल की जो पेड सर्विस होती है उसे हम गूगल वर्क स्पेस कहते हैं। ठीक है, गूगल अलाउज अस टू सेंड 500 ईमेल्स पर डे विद अ स्टैंडर्ड जीमेल अकाउंट एंड 2000 ईमेल्स पर डे विद अ पेड गूगल वर्क स्पेस अकाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं है भैया? स्पीड का प्लीज मुझे बताएंगे सभी दोस्त कि स्पीड में तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रही हैं चीजें? चलो, इसी तरह से हम हर एक चीज को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद एक शब्द होता है अंडू। क्या आप अंडू शब्द से परिचित हैं? कुछ लोग होंगे, कुछ नहीं होंगे। एक होता है रीडू। ठीक है, तो पहले मैं इनसे आपको परिचित करा देता हूं, उसके बाद पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देता हूं, उसके बाद फिर हम अंडू शब्द के पास ही चलने वाले हैं। ठीक है, तो ये एमएस वर्ड एक्सेल में ज्यादातर देखे जाते हैं, ज्यादातर पाया जाता है इसका यूज। बट समझना क्या है अंडू। देखो, मान लो कि मैंने क्या किया, मैंने यहां पर कुछ ऐसे डिजाइन बना दी। या आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम छोटे थे, है ना, या हमारे घर पे अभी भी आपके कोई नोट्स रखे हैं और तुम्हारे घर पे कोई तुम्हारा छोटा भांजा आ जाए, भांजी आ जाए, भतीजी आ जाए, भतीजा आ जाए, कोई अड़ोसी पड़ोसी का बच्चा आ जाए छोटा सा और उसके हाथ में पेन पकड़ा हो, तो वो तुम्हारे पूरे नोट्स पे क्या कर दे, वो पूरे नोट्स पे तुम्हारे ऐसे करके डिजाइन बना दे। जिसे अगर मैं गांव की भाषा में कहूँ तो कहीं पर तो इसे चील बिलैया कहा जाता है। क्या? कि चील बिलैया बना दी। कहीं पे कुचड़ मुचड़ कहा जाता है, कहीं पे कुछ भी कहा जाता है, लेकिन जिसके नोट्स पर बनी होती है उसके दिल से पूछो कि इसे क्या कहा जाता है। मतलब बहुत तेज गुस्सा आती है और कर भी कुछ नहीं सकते है। तो मान लो मुझसे कुछ ऐसी गलती हो गई, अब इसे मैं वैसा करना चाहता हूं जैसे ये पहले था, तो मैं अंडू का प्रयोग करूंगा। किसका? अंडू का। जैसे यहां पे हमारे इस सॉफ्टवेयर में भी अंडू का ऑप्शन है। जैसे ही मैं इस अंडू को करूंगा तो जो लास्ट एक्शन हमने की थी वो हट जाएगी, वो पहले जैसा हो जाएगा। सपोज क्या हुआ कि आप दूध गर्म कर रहे थे और धोखे से आपसे वो दूध गिर गया। ठीक है, इधर दूध गिरा, उधर मम्मी ने थप्पड़ मारा, क्रिया होते ही प्रतिक्रिया हो गई। ठीक है, बट आप चाहते हो कि नहीं ये चीज सुधर जाए। रियल वास्तविकता में तो ये ऑप्शन है ही नहीं, लेकिन कंप्यूटर में होता है। आप चाहते हो कि ये चीज सुधर जाए तो आप अंडू कर सकते हो। अंडू से क्या होगा भैया? थप्पड़ वापस आ जाएगा, दूध वापस आ जाएगा। ये वास्तविक नहीं है, बस मैं एक एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए दे रहा हूं। मान लो कोई फाइल है, कोई फाइल है और वो फाइल मुझसे डिलीट हो गई, डिलीट हो गई, है ना, तो मैं अगर तुरंत अंडू कर दूंगा तो वो वापस आ जाएगी। यानी कि अंडू का मतलब ये है जो भी लास्ट एक्शन आपने अभी अभी की है वो वापस आ जाती है। मान लो हमने कुछ बहुत बड़ा लिखा हुआ है, कोई टेक्स्ट हमने यहां पर लिखा हुआ है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। जैसे हम कैसे एमएस वर्ड वगैरह भी पढ़ने वाले हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें चलेगा नहीं है, कोई बात नहीं है, अगली क्लास एमएस वर्ड की रहने वाली है, उसमें बता देंगे, है ना। तो आप देखेंगे कि मान लो
मैंने यहाँ पे अभी अभी इस पेन से ऐसे सर्कल बनाया, अंडू करूंगा, ये सर्कल चला गया। अच्छा, रीडू क्या होता है? जो चीज अंडू से हटाई है वापस उसे लाना रीडू है। तो ये अंडू और रीडू है ना, बहुत अच्छे से विस्तार में एमएस वर्ड में जानेंगे। अभी अंडू शब्द क्या होता है समझ में आ गया। चलिए, अब क्यों बताया मैंने यहां पर आपको अंडू? तो कई बार ऐसा होगा कि मान लो आपने कोई मेल टाइप किया, आपने कोई मेल तैयार किया, जैसे आप व्हाट्सएप पर भी देखते हैं कि हमने कोई मैसेज लिखा और वो मैसेज मैंने तुरंत ही भेज दिया। फिर मुझे याद आया कि नहीं, ये मुझे भेजना नहीं था, क्योंकि अब तो व्हाट्सएप में एडिट का भी ऑप्शन आ गया है, लेकिन पहले नहीं था। ऐसे ही जीमेल में एडिट का ऑप्शन नहीं होता, जो मेल आपने भेज दिया वो चला ही गया। अब मान लो कि आपने कोई मेल भेजा और उसमें कुछ गलती थी और आपको याद आया कि ये भेजना नहीं था, लेकिन वो तो चला गया, वो वापस कैसे आए? तो जीमेल की तरफ से आपको एक सुविधा दी जाती है जिसमें आप उस भेजे हुए मेल को भी वापस बुला सकते हो। कैसे? तो अंडू मेल की सहायता से। कैसे? अंडू मेल की सहायता से, ठीक है। तो क्या है जी कि द ईमेल सेंड इन जीमेल कैन बी ब्रॉट बैक बट इट्स टाइम लिमिट इज 5 सेकेंड। यानी कि आपने जो मेल भेजा है उसे वापस तो ला सकते हो, लेकिन इसकी जो टाइम लिमिट होती है वो बाय डिफॉल्ट 5 सेकेंड होती है। बाय डिफॉल्ट मतलब कि जो गूगल ने अपनी तरफ से सुविधा दे रखी है वो 5 सेकेंड है। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे टाइम को बढ़ा भी सकते हैं। आप कहेंगे सर 5 सेकंड में तो कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल सच बात है। लेकिन जब आप कोई मेल भेजते हैं तो जैसे ही मेल भेजा जाता है तो यहां पर ऐसे एक साइड में लिखा आ जाता है अंडू मेल, है ना, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो जाते ही वापस आ जाएगा। लेकिन क्या हम इस टाइम को आगे बढ़ा सकते हैं? क्या हम 5 सेकंड की जगह 30 सेकंड तक कर सकते हैं? तो बिल्कुल, वो आप जीमेल की सेटिंग के अंदर जाकर के कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट 5 सेकंड होता है ना। तो जीमेल में भेजी हुई मेल को वापस लाया जा सकता है, लेकिन इसकी समय सीमा बाय डिफॉल्ट 5 सेकंड होती है, और हम चाहें तो अपने अनुसार इस टाइमिंग को सेटिंग में जाकर 10, 20, 30 सेकंड तक भी कर सकते हैं। ये लैंग्वेज मेरे ही द्वारा लिखी गई है, ऐसी लैंग्वेज है जो मैं बोलकर आपको समझा रहा हूं वही। आप चाहें तो ऐसे पूरा नोट डाउन मत करो, आपको क्या करना है, अंडू मेल, अंडू मेल होता है या नहीं होता? यस होता है जी, ठीक है। बाकी बाय डिफॉल्ट कितनी कर सकते हैं? बाय डिफॉल्ट 5 सेकंड। अब अगर आपको इतने से में बात समझ में आ रही है तो आप ये पूरा मत लिखो, आप ये पूरा मत लिखो। अगर जब भी ना समझ में आए तो एक बार बोर्ड पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, वहां जाके से पढ़ लो। तो नोट्स डिपेंड करते हैं कि आप कैसे बनाना चाहते हैं, अपने अपनी सुविधा के अनुसार बना ले, है ना। बाकी हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ भी हम देखते हैं, देते हैं, वहां पर भी आप समझ सकते हो, है? तो आप यहां पर देखेंगे कि सेटिंग में जाके जनरल के अंदर जाकर के आप यहां पर 5, 10 या फिर 20, 30 सेकंड तक भी ये कर सकते हैं, ठीक है। तो अंडू मेल क्या होता है आपको समझ में आ गया, यस और नो? अंडू मेल क्या होता है ये आपको समझ में आया, यस और नो बताएं एक बार। देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पर अंडू कर, यहाँ पे तुरंत अंडू का ऑप्शन आ गया, दिखाई दिया आपको? नहीं दिया, है ना, वापस आ गया। मतलब आप देखेंगे यहाँ पर मैंने अपनी मेल आईडी लिखी, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया राम राम। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं इसे थोड़ा सा, मैं 1 मिनट के लिए गायब होता हूँ। देखो, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने यहाँ पर अपनी मेल आईडी लिखी, मैंने यहाँ पर लिखा राम राम, और मैं यहाँ पर कोई फोटो वगैरह भी अपलोड कर देता हूँ साथ में, अगर हो जाए तो। यकीन बैच का टाइम टेबल मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया, दिख रहा है ना आप लोगों को क्या क्या कर रहा हूं मैं। अब मैंने यहाँ पर यकीन बैच का टाइम टेबल जैसे ही करा, अब ध्यान से देखना, मैं जैसे ही यहाँ पर सेंड का बटन दबाऊंगा तो यहाँ पर अंडू का ऑप्शन आ रहा है। मैंने जैसे ही अंडू करा तो वापस, अभी ये गया नहीं है और मेल वैसा का वैसा था। बट जैसे ही मैं सेंड कर दूंगा, और अब अगर मैं अंडू नहीं करूं 5 सेकंड तक, तो आप देखेंगे कि अब ये क्या है, जा चुका है, और अब ये अंडू नहीं होगा। यहां से अंडू का ऑप्शन हट गया, और अब आप देखोगे तो सेंड में जाकर के ये मेल आपका भेजा जा चुका है, ठीक है भाई। तो कैसे अंडू कर सकते हैं ये चीज आपको यहां पर समझ में आ गई होगी बहुत खूबसूरत तरीके से, ठीक है जी। चलो, कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है ना? आगे बढ़ जाए इसके बाद। अच्छा, एक रिक्वेस्ट और मैं आप लोगों से करना चाहूंगा कि यदि आप लोग लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ते हैं और आपके पास इंटरनेट की कोई समस्या नहीं है, जिन बच्चों के पास इंटरनेट की समस्या है, तो वो पहली कोशिश ये करें कि आप खूब मोमोज खा लेते हो, खूब पैसे बर्बाद कर देते हो, लेकिन पढ़ाई के मामले में आकर के 1000 बार सोचते हो कि मैं ये काम करूं कि ना करूं।
तो पहले तो आप लोग अपने फोन में जो रिचार्ज है वो ऐसा करवाने लगो जिसमें 3 GB या 2 GB पर डे मिले, और कोशिश करो कि आपका जो इंटरनेट है वो मैक्सिमम पढ़ाई के लिए खर्च हो। जब आपका पूरे दिन का टारगेट कंप्लीट हो जाए, जब आप पूरी पढ़ाई आज के दिन की कर चुके हो, उसके बाद ही आप इंस्टाग्राम या अपने एंटरटेनमेंट की तरफ जाओ। लेकिन उससे पहले कहीं ऐसा ना हो कि आपने पूरा प्लान बनाया आज पढ़ने का, एकदम गुस्से में कि आज तो मैं पढ़ के ही रहूंगा, और पता चला कि सोचा पढ़ने से पहले 10 मिनट इंस्टाग्राम देख लूं, और इंस्टाग्राम देखते देखते 2 घंटे हो गए और मैसेज आ गया कि तुम्हारे फोन में 100 MB बचा है डेटा, ले लो। क्या करोगे? पूरे दिन आप बर्बाद करोगे, पूरा दिन, क्योंकि इंटरनेट नहीं बचा है ना। तो पहली तो प्रायोरिटी ये बनाओ कि जो मेन टारगेट है, जो मेन उद्देश्य है पूरे दिन की क्लासेस को कवर करना, वो करो। उसके बाद जब आपके पास समय बचे तो फिर, और इंटरनेट भी बचे तो उसमें। दूसरा, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं ज्यादा इंटरनेट की जरूरत, तो स्पेशली जो मेरी क्लासेस आप लो, है ना, तो उन्हें आप 720 पिक्सल्स पर तो एटलीस्ट देखो। और 720 पर ना देख पाओ, देखो जो आपके कौन से, जो लोग वहां पे जाके पढ़ते हैं आपका लाइब्रेरी में, उन्हें तो कोई भी दिक्कत नहीं है, 720 पे देख सकते हैं। जो लोग घर पे ही पढ़ते हैं वो 360 में देखें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी जो भी चीजें मैंने प्रैक्टिकल आपको बताई वो आपको दिखेंगी ही तब जब मैं 720 पर पढ़ाऊंगा। मेरा प्रैक्टिकल पढ़ाने का फायदा ही तब होगा जब आप 720 पर देखोगे। अगर आप 240 पिक्सल पर देखोगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा और फिर फायदा नहीं है। तो प्लीज मेरी क्लास के लिए थोड़ा सा इंटरनेट आप ऐसे बचा सकते हो। चाहो तो मेरी क्लास दिन के हिसाब से आखिरी में देखना, लेकिन ऐसे देखना, ठीक है। चलो, क्योंकि ये टॉपिक तो कुछ भी नहीं है अभी प्रैक्टिकल वाला। इसका जो अगला चाचा जी आने वाले हैं इसके MS वर्ड, वो पूरा ही मैं आपको प्रैक्टिकली पढ़ाऊंगा, क्योंकि AWO TPO और HCM में तो CFT भी पूछा जाता है। CFT एक अलग से पेपर होता है उनका, तो वो भी आपको यहीं से तैयार हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद कुछ वन लाइनर हैं आपके लिए। कैसे वन लाइनर हैं जी? तो जब हम कोई नई मेल आईडी बना रहे होते हैं, क्या है, जब आपको कोई नई मेल आईडी बनानी होती है तो दो शब्द आते हैं। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, एक होता है साइन अप, एक होता है साइन इन, या फिर कई बार लिखा होता है क्रिएट एन अकाउंट। तो जब आप कोई नया अकाउंट बनाते हैं, मान लो आपको पहली पहली बार क्या करनी है, पहली पहली बार कोई एक नई मेल आईडी बनानी है आपको, ठीक है। आपको मान लो मैं यहां पर कोई, एक मिनट रुकेंगे, मुझे यहां पर एक नई मेल आईडी बनानी है, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है ऐड अकाउंट, मैंने क्लिक किया। अब अगर मुझे कोई बिल्कुल नई मेल आईडी बनानी है तो आप देखना यहां पर क्या क्या ऑप्शन आते हैं। अगर मुझे नया अकाउंट बनाना है तो यहां पर क्रिएट अकाउंट दिखाई दे रहा है। और अगर मेरे पास पहले से ही मौजूद है कोई आईडी, तो मुझे कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर ईमेल या फिर फोन नंबर डाल के नेक्स्ट करके पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना। लेकिन अगर मुझे बनाना है तो मैं क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करूंगा। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही मैंने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक किया तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आए। ये चीजें मैंने अभी तक नहीं पढ़ाई हैं क्योंकि मुझे नहीं लगा था तब तक जरूरी। लेकिन अब अगर एग्जामिनर आगे बढ़ेगा तो हम उससे 4 कदम आगे बढ़ेंगे। तो आप देखेंगे कि जब हम क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं कि आप जो मेल आईडी बना रहे हो उसका उद्देश्य क्या है। फॉर माय पर्सनल यूज, अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए बना रहे हो। फॉर माय चाइल्ड, मैं अपने बच्चे के लिए बना रही हूं या बच्चों के लिए बना रहा हूं, ठीक है। फॉर वर्क और माय बिजनेस, यानी कि फॉर मेरे काम के पर्पज से, ठीक है। तो कौन कौन से, अब सवाल कैसे पूछा जाएगा कि जब आप एक नया मेल बना रहे होते हैं, जब आप एक नया मेल अकाउंट बना रहे होते हैं, नई ईमेल आईडी बना रहे होते हैं, तो दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा उद्देश्य वहां पर मौजूद नहीं होता। पहला दिया जाएगा फॉर माय पर्सनल यूज, फॉर माय चाइल्ड, फॉर माय वर्क और बिजनेस, और चौथा दिया जाएगा फॉर माय वाइफ ठीक है, या फिर फॉर माय पेरेंट्स। तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि भैया ये चौथा है, ये बिल्कुल ही बेतुका है, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसी बात को मैंने यहां पर एज अ वन लाइनर तब्दील कर दिया है, चेंज कर दिया है कि while creating an email ID there are 3 options available। कितने ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं? 3 ऑप्शंस आपके अवेलेबल होते हैं। फॉर माय पर्सनल यूज, फॉर माय चाइल्ड एंड फॉर माय वर्क और बिजनेस। ईमेल आईडी क्रिएट करते समय 3 ऑप्शंस मौजूद होते हैं। क्लियर है ये वाला डाउट? इसके बाद आप देखेंगे कि जब मैंने यहां पर मान लो मैं कर देता हूं फॉर माय पर्सनल यूज, ओके। अब जैसे ही मैंने पर्सनल यूज पर क्लिक किया तो आप फिर से देख पाएंगे यहां पर ध्यान से कि हमसे क्या क्या मांग रहा है। हमसे मांग रहा है एक तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और फिर नेक्स्ट।
तो जैसे ही आप यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम, आप ईमेल आईडी बनाना भी सीख रहे हो साथ के साथ। अगर आप कोई नई मेल आईडी बनाना चाहते हो, आपकी नहीं है तो बना लो, बनाकर देख लेना, ठीक है। अब आपकी है तो मम्मी के नाम की बना देना, पापा के नाम की बना देना। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, नेक्स्ट करेंगे, ओके। बट यहां पर आपको एक चीज दिखाई देगी कि लास्ट नेम ऑप्शनल है। अब ये सवाल भी पूछा जा सकता है, या होता क्या है कि आपसे वैसे पूछ लेगा स्टेटमेंट वाइज, दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सा कथन गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। मैं 4 स्टेटमेंट बोलूंगा, ध्यान से सुनना। ईमेल आईडी में केवल एक @ चिन्ह हो सकता है, पहला स्टेटमेंट। ईमेल आईडी हमेशा अद्वितीय होती है, यूनिक होती है, दूसरा स्टेटमेंट। ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं होती, तीसरा स्टेटमेंट। ईमेल आईडी बनाते समय लास्ट नेम को भरना अनिवार्य होता है, चौथा स्टेटमेंट। आप मुझे बताएंगे कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो आपने अगर इससे पहले की क्लासेस देखी हैं तो आप पाएंगे कि आपको पता है जो हमारी ईमेल आईडी है उसमें एक @ होना चाहिए, सही बात है। यूनिक होती है, सही बात है। ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं होती। केस सेंसिटिव यानी कि छोटी एबीसीडी या बड़ी एबीसीडी का अंतर नहीं करती। अगर आप कैपिटल RWA@gmail.com करेंगे तब भी वही मानेगा, और स्मॉल RWA@gmail.com करेंगे तब भी वही मानेगा। पासवर्ड की तरह नहीं है। पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है, यानी कि अगर आपने कैपिटल में लिखा है तो पासवर्ड कैपिटल ही होना चाहिए। क्लियर है। चौथा स्टेटमेंट मैंने क्या कहा था कि जब हम मेल आईडी बना रहे होते हैं तो लास्ट नेम को भरना मैंडेटरी है क्या, तो नहीं, ये बात तो गलत है ना। ये बात क्या है, ये बात तो गलत है आपके। तो लास्ट नेम कैसा है, ऑप्शनल होता है यहां पर। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब इस बात को भी हमने क्या कर दिया, इस बात को भी हमने यहां पर वन लाइनर में उठाकर रख दिया कि मेल आईडी बनाते समय फर्स्ट नेम को भरना तो जरूरी है, जबकि लास्ट नेम को भरना वैकल्पिक है, ऑप्शनल है, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है जी। इसके बाद मेल आईडी बनाते समय जब आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगता है, क्या मांगता है, दिखाई ही देता हूं सभी चीजें। मैंने यहां पर फर्स्ट नेम में लिखा राधे, राधे लिख देते हैं, ठीक है जी, राधे लिख दिया। नेक्स्ट पर हमने क्लिक किया तो ये आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगता है। अब डेट ऑफ बर्थ पर आप विशेष ध्यान देंगे कि जब ये डेट ऑफ बर्थ फिल कराता है ना, तो देखो नॉर्मली आपकी और हमारी आदत क्या होती है, नॉर्मली आपकी हमारी आदत होती है कि पहले हमसे मांगेगा क्या, डेट, फिर मंथ और फिर साल। लेकिन नहीं, यहां क्योंकि ये भैया अंग्रेजों के ठटकरम हैं, अंग्रेजों की बनाई हुई चीजें हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग यहां पर ऑप्शन रखा है उन्होंने। तो वो सबसे पहले मंथ भरवाएंगे, फिर डेट और फिर ईयर। अगर मैं आपसे कहूं कि जब हम मेल आईडी बना रहे होते हैं तो डेट ऑफ बर्थ फिल करने के लिए कौन सा फॉर्मेट मौजूद होता है, डे मंथ ईयर, ईयर मंथ डे, मंथ डे ईयर, नन ऑफ दिस। तो आप समझ गए कि पहले मंथ होना चाहिए, फिर ईयर होना चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए, उसके बाद में आपका डे होना चाहिए। सॉरी, पहले मंथ फिर डे फिर ईयर होना चाहिए। ठीक है, तो वही बात मैंने यहां लिख दी कि वाइल क्रिएटिंग अ मेल आईडी फिल इन द डेट ऑफ बर्थ, मंथ, डे एंड ईयर। मेल आईडी बनाते समय डेट ऑफ बर्थ कैसी होनी चाहिए, होना चाहिए मंथ, डे और ईयर के फॉर्म में भरते हैं। मेल आईडी का जो पासवर्ड है, अच्छा ठीक है जी, यहां भी मैं भर देता हूं अप्रैल 21 1998। ठीक है, मैंने यहां पर डेट ऑफ बर्थ भर दी, मेल भर दिया, नेक्स्ट पर क्लिक किया। तो अब ये आपसे क्या मांगेगा, यूजर नेम मांगेगा कि आप मेल आईडी क्या बनाना चाहते हो। मान लो मैंने लिखा राधे राधे श्याम मिला दे, ठीक है, ये मैंने आईडी बनाई, ओके। और अब मैंने यहां पर नेक्स्ट कर दिया। अच्छा, ये आईडी ऑलरेडी किसी ने बना रखी है। देखो मैंने क्यों कहा था आपसे कि प्रत्येक मेल आईडी कैसी होती है, प्रत्येक मेल आईडी यूनिक होती है। तो आप देखेंगे कि यहां पर जैसे ही मैंने एक मेल आईडी बनाने की कोशिश की कि राधे राधे श्याम मिला दे, तो यहां पर नीचे लिखा आने लगा कि दैट यूजर नेम इज टेकन, यानी कि ये ऑलरेडी किसी के द्वारा बनाया गया है, बनाया जा चुका है, आप कुछ नया बनाओ। अब हमें कुछ नया बनाना है तो हम यहां पर कुछ नया जोड़ देते हैं। और देखो यहां पर कुछ सजेशन भी आते हैं आपके पास, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो कि राधे राधे श्याम मिला दे 4 लिख सकते हो, आप ये बना सकते हो। अगर मान लो मैं यहां पर 4 ही लिख दूं और नेक्स्ट कर दूंगा, तो अब यहां पर आपसे क्या मांगने लगा, पासवर्ड मांगने लगा। ठीक है, और जैसे ही मैंने थोड़ा सा पासवर्ड डाला
तो अब आप एक और नई चीज यहां से सीखेंगे, वो ये कि जैसे मैंने 3 अंक का पासवर्ड डाला, 3 अक्षर का, तो ये कह रहा है कि यूज 8 कैरेक्टर और मोर फॉर योर पासवर्ड, यानी कि आपका जो ईमेल का पासवर्ड है वो कम से कम 8 अक्षर का तो होना ही होना चाहिए, या उससे ज्यादा का हो लेकिन उससे कम का ना हो। क्लियर? उससे कम का नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्त, तो यहां पर क्या है कि मेल आईडी का पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। यदि आप अपनी मेल आईडी का पासवर्ड भूल जाते हैं, मान लो मुझे लॉगिन करनी है मेल आईडी और मैं पासवर्ड भूल गया, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं फॉरगॉट पासवर्ड का प्रयोग करूंगा। किसका? फॉरगॉट पासवर्ड करके आपका जो भी फोन नंबर उसमें डाला होगा उसके पास ओटीपी वगैरह आएगा और वहां से आप इसे लॉगिन अपना पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी बातें अभी मैंने आपको बताई और दिखाई, तो वो यहां पर भी आप देख सकते हो, मैंने फोटोज भी इनके लगाए हुए हैं जो आपको बोर्ड पीडीएफ मिलेगी वहां पे, कि ईमेल के अंदर क्रिएट अकाउंट में 3 ऑप्शन होते हैं, फॉर माय पर्सनल यूज, फॉर माय चाइल्ड, ये और यहाँ पर फर्स्ट नेम मैंडेटरी है जबकि लास्ट नेम ऑप्शनल है। देन जो हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन बर्थडे एंड जेंडर है उसमें मंथ पहले मांगता है, डे बाद में और फिर ईयर सबसे बाद में, है ना। अब इसमें मत कह देना कि स्पीड तेज है, क्योंकि ये चीजें तो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं दिखा दिखा करके, अब मैं बस पेज पलट रहा हूं, ये मैं दिखा चुका हूं। ठीक है भाई, ओके। इसके बाद जब हम पासवर्ड बनाते हैं तो यहां पर आता है कि यूज 8 कैरेक्टर, कम से कम 8 अक्षर तो आपको यूज करने ही करने हैं। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किसे माना जाता है? क्या एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इसे माना जाता है कि भैया हमारे हमारे वाईफाई का पासवर्ड पता है क्या है? हमारे वाईफाई का पासवर्ड इतना तंगड़ा है, इतनी तंगड़ा है कि क्या ही पूछे। और आप देखेंगे कि आप में से 20 से 25% लोगों के वाईफाई का पासवर्ड ही निकलेगा है, और तुम समझ रहे हो कि तुमने बहुत तंगड़ी क्या है, सिक्योरिटी लगा रखी है। ये नहीं होगा तो क्या होगा, 11223344, और तुम अपने आप को बहुत बड़ा होशियार समझ रहे हो कि मेरा पासवर्ड तो कोई तोड़ ही नहीं सकता है। तो कुछ कॉमन पासवर्ड होते हैं जो नहीं रखने चाहिए आपको। अब जिनके में कौन सा, जिनके में पैटर्न वाला सिस्टम है, पैटर्न वाला लॉक है, तो उनके में पासवर्ड पता है कौन से होंगे? ऐसे जेड बना देंगे, ऐसे एन बना देंगे, और ये समझेंगे कि कोई हैक ही नहीं कर सकता फोन। भाई ये कॉमन है, ये नहीं रखने चाहिए हमें। हमें जो अपना पासवर्ड बनाना चाहिए वो कैसा हो, वो एकदम खूबसूरत हो। कैसे? तो उसके अंदर लेटर का प्रयोग होना चाहिए, यानी कि स्मॉल लेटर का प्रयोग होना चाहिए, उसमें स्मॉल लेटर प्रयोग होना चाहिए, उसमें कैपिटल लेटर प्रयोग होना चाहिए, एक नंबर प्रयोग होना चाहिए और एक सिंबल भी प्रयोग होना चाहिए। कैसे? तो आप देखेंगे स्मॉल लेटर, मान लीजिए दिल्ली पुलिस है तो स्मॉल के लिए क्या होगा हमारा, डी। डी मान लो, सिर्फ डी बना दिया मैंने स्मॉल। एक कैपिटल हो, है ना, या एक से ज़्यादा भी कैपिटल हो सकते हैं आपके। ठीक है, और यहाँ कोई नंबर उसमें आप शामिल कर सकते हो, 9412, जो भी आप करना चाहो, और सिंबल @ लगा सकते हो, सिंबल डॉलर लगा सकते हो, 3 लगा सकते हो, जो भी XYZ। ठीक है, सॉरी, एस, जो भी आप लगाना चाहो। और फिर हम एक पासवर्ड बना लेते हैं। और आप में से कई लोगों का पासवर्ड ये भी होगा कि जो आपका नाम है, जो भी आपका नाम है, मान लो आपका नाम, तो आपने क्या किया, पहला अक्षर तो कैपिटल कर दिया अपने नाम का, बाकी स्मॉल, और @ लगा दिया और 1 2 3 लिख दिया, और अपने आप को बहुत महान मान रहे हैं कि मैंने तो 1 2 3 भी लगाया, मैंने तो सिंबल भी लगाया, मैंने तो कैपिटल स्मॉल भी कर दिया। अब बहुत खतरनाक है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा ये अभी भी खतरनाक नहीं है। तो ये कॉमन पासवर्ड डालने से बचना है और आपको इनका कॉम्बिनेशन बनाना है ना। अगर आप इनका कॉम्बिनेशन बनाकर पासवर्ड डालते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपका माना जाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई हैं। अगर आई हूं तो प्लीज मुझे, जो हमारा टेलीग्राम डाउट ग्रुप आज रात 8 बजे ओपन होगा, उसमें मुझे जरूर बताना। अगर आपका कोई भी डाउट ना हो तो आपको क्लास कैसी लगी ये बता देना है, और अगर डाउट है भी तो भी वो डाउट पूछने के बाद में नीचे बता देना है कि क्लास आपको कैसी लगी, क्योंकि आपके जो शब्द होते हैं वही हमें मोटिवेशन देते हैं कि हाँ, मैं इस चीज में सक्षम हूं कि मैं सामने वालों को समझा पा रहा हूं बहुत अच्छे से, है ना। और वही क्या है, थोड़ा सा मोटिवेशन, स्माइल ला देते हैं चेहरे पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब याद करो कि मैंने आपको बताया था कि जो जीमेल होता है हमारा, क्या होता है, याद करिए, मैंने आपको बताया था कि जीमेल और ईमेल में थोड़ा अंतर होता है भैया। क्या अंतर होता है जी? तो मैंने बताया था कि जीमेल एक ईमेल को भेजने की सुविधा प्रदान करती है। मान लो कोरियर है, आपको कोई प्रोडक्ट कोरियर करना है, तो कोरियर की अलग अलग कंपनियां होती हैं, जैसे DTC एक कंपनी आपने सुना होगा, या और भी मैनी मोर जो भी कंपनियां हो।
तो भैया वो कोरियर आप किस कंपनी के माध्यम से भेजना चाह रहे हो, बस इतना सा काम है जीमेल का। ठीक है, तो क्या पूरी दुनिया में सिर्फ डीटीसी कंपनी ही कोरियर करने वाली है? नहीं भैया, बहुत सारी है। बिल्कुल वैसे ही क्या मेल भेजने के लिए सिर्फ जीमेल ही ऑप्शन है? नहीं, बहुत सारे हैं। तो कौन कौन से हैं? क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया। एक तो क्वेश्चन पूछा गया आपसे, पेपर हुआ था यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक का 27 अगस्त 2023 को, वहां पर कि दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन कौन सा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। और जो 2020 वाला आपका दिल्ली पुलिस हुआ था, वहां पर भी एक ऐसा ही सवाल पूछा गया था। आपको 3 नाम दे दिए गए थे और पूछा था बताओ कौन कौन से हमारे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। एसएससी सीजीएल मेंस में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया। तो हम पता कैसे करेंगे? तो एक बार हमें देखना होगा कि कौन कौन सी कंपनियां ऐसी हैं जो ईमेल की सुविधा हमें प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो ये तो एक मैंने नॉर्मली आपके लिए फोटो लगा दिया है। इसकी लिस्ट जो बहन पीडीएफ बनाएंगी वो लिखेंगी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। हालांकि ये चीजें मैं आगे भी दिखाऊंगा आपको। तो आप देखो कि जीमेल से आप मेल भेज सकते हो, आउटलुक के माध्यम से आप मेल भेज सकते हो, जोहो, याहू, आई क्लाउड, टूटा नोटा, थंडरबर्ड, प्रोटोन मेल, ये सभी के सभी ईमेल की सुविधा प्रदान करने वाले हैं। ये क्या है? ये सभी के सभी एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं। ठीक है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये चीज वो है जो मैंने आपको पहले बताई थी। अगर मैं और अपडेटेड थोड़ा सा गहराई में अगर मैं जाना चाहूंगा तो आप देखेंगे कि ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कुल 2 प्रकार के होते हैं। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा, आप देखेंगे यहां पे कि मार्केट में 2 प्रकार की बैंक अवेलेबल है। एक तो पेटीएम बैंक है जो फिजिकल तौर पर कहीं पे मौजूद नहीं है लेकिन ऑनलाइन है, और एक बैंक ऐसी है जो आप एक्सिस बैंक में जाकर के इसी की हवा खा करके लौट आते हो पासबुक प्रिंट करा के है। तो ऐसे ही जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जिनकी खुद की एप्लीकेशन बनी हुई है, और एक होता है जो सिर्फ इंटरनेट पे सर्वर पर चलती हैं। तो वही हम देखेंगे कि ईमेल की 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होता है मेल क्लाइंट और एक होता है हमारा वेब मेल। एक होता है मेल क्लाइंट, एक होता है वेब मेल। कुछ भी हमने ऐसा नहीं पढ़ा जो आपको ये लगे कि बहुत ज्यादा है या समझ में नहीं आया, है ना। बस कोशिश आपको करनी है। अपने आप को बेचारा घोषित मत करो, अपने आप को बच्चा घोषित मत करो कि मैं इतना कैसे पढ़ूंगा। भैया जब आप अच्छी तैयारी कर रहे हो तो आपको चीजें समझनी होंगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मेल क्लाइंट क्या है जी? तो मेल क्लाइंट्स आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउ यू टू सेंड एंड रिसीव ईमेल फॉर योर पर्सनल कंप्यूटर। यानी कि आपके फोन में जो जीमेल का एक सॉफ्टवेयर डला हुआ है वो क्या है? वो मेल क्लाइंट का उदाहरण है। और जब आप कंप्यूटर में डायरेक्ट गूगल पर जाकर जीमेल यूज करते हो तो वो वेब मेल का उदाहरण है। वो किसका उदाहरण है? वो वेब मेल का उदाहरण है। आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का आउटलुक है, एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का आउटलुक सॉफ्टवेयर है। तो ये क्या है हमारा? ये जो सॉफ्टवेयर है, तो ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये मेल क्लाइंट कहलाएगा। और जो हम वेबसाइट पर जाकर यूज करते हैं वो हमारे क्या है कि वेबमेल टाइप ईमेल इज अ टाइप ऑफ ईमेल सर्वर यू कैन एक्सेस थ्रू एन इंटरनेट ब्राउजर। यानी कि इन्हें खोलने के लिए आपको पहले गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउजर खोलना होगा, उसके अंदर आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको सिर्फ 2 के बारे में थोड़ा विस्तार में बताऊंगा, है ना। अब मैं आपको यहां पर 2 के बारे में थोड़ा सा विस्तार में बताऊंगा, बाकी के सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं। तो जीमेल के लिए इसलिए विस्तार में बताऊंगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज किए जा रहे हैं, किया जाने वाला क्या है? ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। तो जीमेल की फुल फॉर्म क्या होती है? जीमेल की फुल फॉर्म गूगल मेल होती है। ठीक है, फाउंडर कौन है इसके? तो पॉल बकेट करके इसके फाउंडर हैं। कब इसकी शुरुआत हुई थी? 1 अप्रैल 2004 को इसकी शुरुआत हुई थी। ईमेल पर जब हम मेल भेजते हैं तो हमारी लिमिट क्या होती है? उस मेल को हम 25 MB तक का भेज सकते हैं। ठीक है, फ्री स्टोरेज ऑन जीमेल इन स्टार्टिंग, यानी कि अभी आपको जो गूगल ड्राइव पर 15 GB का स्टोरेज मिलता है, ये शुरुआती दौर में 1 GB हुआ करता था। कितना हुआ करता था मेरे भाई? ये शुरुआती दौर में 1 GB हुआ करता था। अब ये वर्तमान में बढ़ा करके 15 GB हो गया है। ठीक है, ओल्ड डोमेन ऑफ जीमेल, यानी कि जैसे अभी हम कहते हैं ना rw@gmail.com, है ना। तो पहले जीमेल की जगह क्या था? garfield.com लगाते थे। क्या लगाते थे? garfield.com। लेकिन इन प्रेजेंट इसे चेंज करके gmail.com कर दिया गया है।
और जीमेल जो है हमारा, ये कौन सी सुविधा प्रदान करता है, ये कौन सी सिक्योरिटी पर काम करता है? तो ये टीएलएस सिक्योरिटी पर काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। इस पर ये टीएलएस सिक्योरिटी पर काम करता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी पर। ठीक है, जो जीमेल है इसमें हमारे कुछ कलर यूज होते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे ब्लू, रेड, येलो और ग्रीन। तो इसे आरबीजीवाई कलर कहा जाता है। कौन सा? आरबीजीवाई कलर। फुल फॉर्म क्या है भैया आरबीजीवाई की? तो रेड ब्लू ग्रीन येलो। रेड ब्लू ग्रीन येलो जो इसका लोगो है अपडेटेड उसमें। अच्छा मैं आपसे पूछूं, मतलब समझो आपकी सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है, किसी भी दिशा से पूछा जा सकता है। तो अब एग्जाम हॉल में बैठ करके सवाल को देख करके मुझे याद करके मुस्कुराओ, इसलिए मेहनत करनी है ना कि ये तो पढ़ाई ना, बताओ क्या फायदा रहा, इस तरह से है। तो आप देखें कहीं से भी सवाल पूछ लेता है कि जो ईमेल है, हम तो पढ़ते 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 मर गए प्रोटोकॉल को, और यहाँ पे पूछ लिया गया कि जो जीमेल है उसमें कितने कलर होते हैं, उसके लोगों में 4 कलर होते हैं, कौन कौन से? तो रेड ब्लू ग्रीन और येलो, आरबीजीवाई जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और चीज जरूरी है, वो है आपकी यहां पर क्या? एमएस आउटलुक को पढ़ना। क्यों है जरूरी? क्योंकि दो ही कंपनियां आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो है हमारी माइक्रोसॉफ्ट और एक है हमारी गूगल, है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्या किया? खेला खेल दिया। कैसे? समझो, पहले शुरू से देखेंगे कि एक भारत के ही हमारे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सबीर भाटिया, और ये वर्तमान में मौजूद हैं, जिंदा हैं। और आप देखेंगे कि जो सबीर भाटिया हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर बनाया जिसका नाम था हॉटमेल। क्या था? जिसका नाम था हॉटमेल। अब आप देखेंगे कई कंपनियों का क्या होता है कि अगर उन्हें पता चला कि कोई छोटा सा स्टार्टअप शुरू हुआ है और भविष्य में जाकर के, क्योंकि बड़ी कंपनियों के पास पैसा बहुत है, उन्हें पता है कि भविष्य में जाकर के ये मेरे व्यापार को खा सकता है, तो क्यों ना मैं इसे पैसे का लालच देकर के अभी से खरीद लूं और इसे खा जाऊं, है ना। तो बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ये रणनीति अपनाई हुई है कि जैसे ही हॉटमेल बनाया सबीर भाटिया भारत के ने, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्या किया? ठीक अगले ही साल 1996 में सबीर भाटिया ने बनाया। सभी चीजें कहानी की तरह रिलेट करो, है ना। तो सबीर भाटिया ने 1996 में हॉटमेल बनाया। अगले ही साल 1997 में माइक्रोसॉफ्ट ने इन्हें क्या दे दिया? ऑफर दे दिया। और छोटा मोटा ऑफर नहीं दिया, अभी बताऊंगा कितना ऑफर दिया। तो पहले देखते हैं ओल्ड नेम क्या है जी आउटलुक का। तो सवाल पूछ लिया जाएगा आउटलुक का पुराना नाम क्या है? तो हॉटमेल है। फाउंडर कौन है इसके? तो सबीर भाटिया और जैक स्मिथ हैं। कब फाउंड किया गया था? 1996 में। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को कब दे दिया गया? 1997 में। ठीक है, ये एक ईमेल क्लाइंट है। अटैचमेंट की जो शुरुआत में लिमिट थी वो 20 MB थी आपकी, स्टोरेज 15 GB, और सिक्योरिटी जो है हमारी वो टीएलएस, है ना, वो टीएलएस। अभी इसे क्या कर लेते हैं, इसे 20 की जगह 25 कर लो आप, वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि शुरुआत की बजाय वैसे पूछता है। इसे 25 MB कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, 25 तो ईमेल में है, ये आउटलुक है, ये 20 ही होगी, है ना। तो 15 GB का स्टोरेज यहाँ भी है, टीएलएस। शुरुआत दौर में हॉटमेल का लोगो ये था, अब आउटलुक का, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का लोगो ये हो चुका है। हॉटमेल के फाउंडर कौन है? सबीर भाटिया। भी हाल ही में इन्होंने एक पॉडकास्ट भी दिया था जिसमें इन्होंने कहा था, अगर आप लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम या कहीं पे रील, तो इन्होंने कहा था कि मैंने बहुत पैसा कमाया, मैंने इतना पैसा कमाया कि मैंने पानी के जहाज से लेकर के उड़ने वाला जहाज सब कुछ ले लिया, लेकिन उसके बाद में जाकर के मुझे पता चला कि पैसे से सुकून नहीं है ना। तो आप देखेंगे कि मतलब उसके नीचे, वीडियो के नीचे कमेंट आते हैं कई सारे कि ये बात कहने के लिए भी कि पैसे से सुकून नहीं मिलता, ये बात कहने के लिए भी बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। बात तो सही है आपकी, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि एक पॉइंट पर जाने के बाद हमें अपने आप में सेटिस्फेक्शन ढूंढना होता है कि हम कितने में सेटिस्फाइड होते हैं। अदरवाइज भाग दौड़ में दुनिया, अगर आप देखोगे, कंपेयर करोगे, तो मुकेश अंबानी भी किसी से गरीब है। सेटिस्फेक्शन का होना लाइफ में बहुत जरूरी है। अभी आप देख रहे होंगे जो महाकुंभ लगा हुआ है, और वहां पर जो अभय सिंह जी हैं, है ना, आईआईटी बॉम्बे से जो पढ़े हैं, वो बहुत वायरल हो रहे हैं सब तरफ, न्यूज से लेकर के सब जगह। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि भागते भागते कहाँ जाओगे, अंत में यहीं आओगे। कितना बड़ा पैकेज वो बंदा छोड़ करके बैठा है। तो बिल्कुल ये बात कहीं ना कहीं तो सत्य है कि पैसे से सब कुछ नहीं है। आप किसी दूसरे को दुखी करके पैसा कमा सकते हो, लेकिन उस पैसे से खुश नहीं रह सकते एंड तक, है ना। तो आगे बढ़ेंगे। पैसा कमाना जरूरी है, बहुत कमाओ, अपने माँ बाप के लिए कमाओ, लेकिन किसी का दिल ना दुखे ऐसे कमाओ।
है ना, मेहनत से। इसके बाद हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट का पीआईएम, पीआईएम क्या है भैया, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर। पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो खुद का एक सॉफ्टवेयर है, अगर कोई मैसेज मेल वगैरह के लिए, तो वो कौन सा है, वो एमएस आउटलुक है। एमएस आउटलुक को कहा जाता है, यानी कि पीआईएम पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर आउटलुक को कहा जाता है। एमएस आउटलुक में नया संदेश बनाने के लिए ऊपर बाईं ओर एक न्यू मैसेज के नाम से ऑप्शन आता है, जिसके लिए कंट्रोल शिफ्ट एम शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि जब आप एमएस, ये सवाल पूछा गया है एक एग्जाम में, इसलिए मैं इस बात को लेकर आया हूं। ये एमएस आउटलुक है, इस एमएस आउटलुक को ओपन करोगे तो नया मैसेज, जैसे ईमेल में अगर आप एक नया मेल बनाना चाह रहे हो तो वहां पर कंपोज लिखा है, ऐसे ही अगर आप आउटलुक के जरिए कोई नया मेल भेजना चाहते हो तो वहां पर न्यू मैसेज लिखा होता है। क्या, न्यू मैसेज, ठीक है। और अगर आप उस पर क्लिक नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट कंट्रोल शिफ्ट एम बटन दबा करके भी कर सकते हैं। तो हुआ क्या था कि 1996 में सबीर भाटिया ने बनाया, और उस समय के 300 मिलियन डॉलर, सॉरी 400 मिलियन डॉलर थे आई थिंक, 400 मिलियन डॉलर दे करके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने हॉटमेल को खरीद लिया, और खरीद करके उसका नया नामकरण कर दिया एमएस आउटलुक, यानी कि अपना ठप्पा चिपका दिया है, अपना नाम चिपका दिया। और रहा था क्या, वो हॉटमेल ही था, लेकिन उसे खरीद लिया। समझो 1996 में 400 मिलियन डॉलर, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, और $1 में 70-80 रुपए खर्च होते हैं, आप देखेंगे अगर तो। और 400 मिलियन डॉलर तो कितना रुपया रहा होगा, है। चल आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने आपसे कहा कि कई बार ऐसे सवाल पूछता है कि भैया ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन से है, तो आप देखेंगे कि जीमेल एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, 1 अप्रैल 2004 को बना, गूगल कंपनी का है। हॉटमेल 1996 में, अब इसे माइक्रोसॉफ्ट ने ले लिया। आउटलुक 1997 में आया, माइक्रोसॉफ्ट का है। एक प्रोटॉन मेल होता है, मई 2014 में आया, प्रोटॉन का है। याहू मेल, इंडिया टाइम, रेडिफ मेल, एओएल मेल, जोहो मेल, आईक्लाउड मेल, यांडेक्स मेल, टाइटन मेल, जीएमएक्स मेल, हबस्पॉट मेल, टूटानोटा मेल, थंडरबर्ड मेल, एप्पल मेल, जोहो मेल, यांडेक्स मेल। तो ये हमारे मेल सर्विस प्रोवाइडर है। आप कहेंगे सर इतने सारे कैसे याद होंगे, जब आप 2 से 3 बार रिवाइज करोगे। क्या करोगे, जब आप 2 से 3 बार रिवाइज करोगे, 2-3 बार इन नामों को पढ़ोगे तो बहुत आसानी से अलग छांट दोगे इन्हें, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ईमेल सर्विस क्या है, प्रोवाइडर है। अब जो हमारा ईमेल होता है, इसमें कुछ सिक्योरिटी यूज होती हैं। तो एक सिक्योरिटी यूज होती है पीजीपी, वैसे तो इसकी फुल फॉर्म ही इंपॉर्टेंट है, प्रिटी गुड प्राइवेसी। क्या है, प्रिटी गुड प्राइवेसी। अभी देखो उन बच्चों को फायदा इसलिए भी है जो अभी से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जितनी जानकारी मैं आपको अभी दे पा रहा हूं, शायद ये जानकारी जब बाद में दोबारा बैच आएगा 2.0 तो मैं नहीं दे पाऊं। क्यों नहीं दे पाऊं, क्योंकि लिमिटेड समय होगा, लिमिटेड चीजें पढ़नी होंगी। तो क्या उनका सिलेक्शन नहीं होगा, उनका पेपर में सवाल नहीं फंसेगा, फंसेगा, बट आप थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चल रहे हो, है ना। तो इसलिए अभी से हम मेहनत करके चल रहे हैं। पीजीपी यानी कि प्रीटी गुड प्राइवेसी एक सुरक्षा कार्यक्रम है जिसका उपयोग ईमेल को डिक्रिप्ट और इनक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। डिक्रिप्ट इनक्रिप्ट क्या होता है, डिक्रिप्ट का मतलब होता है कि जो भी आपने मेल भेजा उसे डिक्रिप्ट यानी कि एक कोड में बदल दिया, इनक्रिप्ट यानी कि एक कोड में बदल दिया जाता है, जिससे कि कोई अगर उसे हैक करे तो वो उसे पढ़ ना पाए। और इन डिक्रिप्ट क्या होगा, तो जो कोड किया था उसे वापस वैसा कर देने के लिए जैसा वो भेजा गया था, हम इनका प्रयोग करते हैं। तो यहां पर आपका डिजिटल हस्ताक्षर और फाइल इंक्रिप्शन के माध्यम से ईमेल संदेशों को प्रमाणित करने के लिए कौन सी का प्रयोग किया जाता है, पीजीपी यानी कि प्रीटी गुड प्राइवेसी, मेल को डिक्रिप्ट इनक्रिप्ट करने के लिए। एक होती है हमारी एसएसएल यानी कि सिक्योर सॉकेट लेयर। यह वेबसाइट को प्रमाणित करते हैं कि उन्हें एचटीटीपी की बजाय एचटीटीपीएस इंक्रिप्शन अपनाने की सुविधा देते हैं, जिससे आगंतुकों द्वारा किसी वेबसाइट को भेजी जाने वाली या उससे प्राप्त होने वाली मूल्यवान जानकारी के आदान प्रदान की सुरक्षा मिलती है। नहीं है इंपॉर्टेंट, ये आप हटा देंगे, सिर्फ ये देखेंगे एसएसएल की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योर सॉकेट लेयर होती है। और एक आखिरी है आपका जो ईमेल से संबंधित, जीमेल से संबंधित है, टीएलएस, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ठीक है। तो जीमेल कौन सी का प्रयोग करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी का प्रयोग हमारा जीमेल यहां पर कर रही होती है। एक शब्द यूज होता है आपका ईमेल बॉम्बिंग। जब एक साथ बहुत सारे मेल भेज दिए जाते हैं किसी व्यक्ति विशेष को तो उसे ईमेल बॉम्बिंग कहते हैं। किसी व्यक्ति के ईमेल पते पर सैकड़ों या हजारों संदेश को एक साथ भेजना क्या कहलाता है, ईमेल बॉम्बिंग कहलाता है। और दो शब्द और होते हैं, एक ईमेल स्पूफिंग और एक होता है ईमेल फिशिंग। तो ईमेल स्पूफिंग का अर्थ आपका होता है कि आप लोगों ने देखा होगा ईमेल के माध्यम से कंप्यूटर हैक कर लिए जाते हैं, ईमेल आईडी हैक कर ली जाती है। तो वो क्या है,
ईमेल से संबंधित क्राइम और फ्रॉड को ईमेल स्पूफिंग कहा जाता है। यानी कि ईमेल से रिलेटेड अगर कोई क्राइम है तो वो क्या कहलाएगा, वो ईमेल स्पूफिंग कहलाएगा। ईमेल स्पूफिंग साइबर हमले का एक रूप है जिसमें एक हैकर ईमेल भेजता है जिसे हेरफेर करके ऐसा प्रतीत किया जाता है कि जैसे कि यह किसी विश्वसनीय स्रोत से उत्पन्न हुआ है। यानी कि उस मेल को ऐसा बना दिया जाएगा कि बिल्कुल रियल लगेगा, लेकिन वो रियल होगा नहीं। ईमेल स्पूफिंग, फिशिंग और स्पैम अभियानों में उपयोग की जाने वाली एक लोकप्रिय रणनीति है, क्योंकि लोगों को ईमेल खोलने की अधिक संभावना तब होती है जब उन्हें यह लगे कि ये बिल्कुल रियल ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से आया, तो आप तुरंत खोल लोगे इस मेल को। लेकिन ये क्या है, ये ईमेल स्पूफिंग होता है। एक और होता है हमारा ईमेल फिशिंग। तो एक ऑनलाइन घोटाला है जो उपभोक्ताओं को एक ईमेल भेजकर टारगेट करता है, एक फेमस सोर्स से आता है। यानी कि ईमेल, फोन, टेक्स्ट मैसेज की सहायता से संवेदनशील जानकारी या डेटा को बुरी नीयत से आपका ले लेना, आपकी मेल आईडी को बुरी नीयत से हैक कर लेना फिशिंग कहलाता है। स्पूफिंग जो भी आपके अटैक वगैरह उससे रिलेटेड है ईमेल का, और फिशिंग शब्द का भी यही यूज है। ठीक है, तो ये आपकी क्या थी, ये थी आपकी एक क्लास, ये था आपका यहाँ पर डेमो हमारा, और सॉरी ये थी हमारे ईमेल का चौथा चैप्टर जो मैंने कंप्लीट करा दिया। अब मैं यहाँ पर आपको लगभग 40 से 50 क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपके आए हुए हैं, किसमें, जो आपके आए हुए हैं इससे पहले वाले 2023 में। आप देखेंगे यहाँ पर, और ये क्वेश्चंस मैं इसी पीडीएफ के साथ आपको दूंगा, ये लिखे नहीं जाएंगे, ये आपको इसी बोर्ड पीडीएफ में मिलेंगे। लगभग 42 सवाल हैं जो पहले आए हुए हैं। तो इन्हें आपको कैसे करना है, आपको चारों क्लासेस देख लेनी है, एक बार चारों क्लासेस का 5 मिनट में रिवीजन कर लेना 10-15 मिनट में, और फिर इन सभी को आप अपनी एक कॉपी पर 1 से 40 तक गिनती लिख के और सामने फोन में देख करके आंसर लगाते जाना। अब इनके आंसर मिलेंगे कहां, तो यूट्यूब पर मैंने अभी एक प्रीवियस ईयर की सीरीज कराई थी आपकी दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर की, उसमें ईमेल वाली क्लास निकालना और वहां से आप इनके सभी के आंसर ले लेना। ठीक है, बाकी मैं काम कर दूंगा, कल की क्लास जब कल की जो क्लास खत्म होगी तब फिर मैं कल यहां पर आपकी इसके आंसर की भी लगवा दूंगा इसी के नीचे, वहां से भी आप मैच कर सकते हो। उम्मीद करता हूं क्लास बेहद अच्छी लगी होगी, ईमेल का टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, और जो भी आपकी शिकायतें थी, जो भी आपके डाउट थे, वो भी आपके सभी खत्म हो गए होंगे, और स्पीड भी हमारी एकदम मेंटेन रही होगी, है ना। तो प्लीज मुझे बताना कि कोई समस्या तो नहीं है, क्लास कैसी लगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक शानदार सेशन, एक नए टॉपिक MS वर्ड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।